हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक एडिटोरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें ये बात करी गई है कि क्यों हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरा एडिटोरियल जो आज के में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल एशियन रीजन्स की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। ठीक है, ये कैसे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा और कैसे सेंट्रल एशियन रीजन्स ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी वेक्टर्ड रखा है। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं है? तो ये दूसरा ये बात हो गया। तीसरी बात जो रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर बात थी, उस पर एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में लिथियम रिज़र्व को लेकर है कि लिथियम रिज़र्व की माइनिंग कैसे होनी चाहिए। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जहाँ पर लिथियम रिज़र्व की मात्रा ज़्यादा है, जैसे चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, इन सब के पास बहुत मतलब लिथियम रिज़र्व्स हैं। तो वो कैसे माइनिंग कर रहे हैं। इंडिया में जो जम्मू कश्मीर में मिला है उसको हम लोग कैसे माइन करना चाहिए, इसके बारे में है। और भी छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं, नेपाल को लेकर है, कुछ अखंड भारत की म्यूरल पेंटिंग को लेकर है, तो जो पार्लियामेंट में हुआ है। तो काफ़ी कुछ आने वाला है हमारा आज के इस डीएनए में। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से। तो मैं प्रकाश दत्त आपका स्वागत करता हूँ प्रोफाउंड आईएएस में। चलिए शुरू करते हैं। 2 जून 2023 के डीएनए की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे कोर्सेज क्या क्या हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस मिशन 500+। देखिए इसमें इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, साइंस एंड टेक है, एथिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब जो भी मेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक है दैट विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है सीधे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपको जो है आराम से आप उस लिंक पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी 24-25 है, ये भी स्टार्ट हुआ है। 1 ईयर कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा प्री और मेंस का। तो ये भी स्टार्ट हुआ है अभी, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप आ जाएंगे, देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये भी अभी शुरू हुआ है। इसको भी, इसमें कंप्लीट कवरेज मिलेगा, पेपर 1-2 का, मैपिंग, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप आ सकते हैं। अच्छा, इन तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको क्लिक करके भी आप जो है सीधे आप प्रोफाउंड आईएएस के ऐप पे चले जाएंगे और कोर्स पर आपको जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एट द रूट ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, ये पुला परे बालाकृष्णन का ये आर्टिकल है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। इसके बारे में थोड़ा समझने से पहले बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम पॉलिसी वाइज 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे 1991 से पहले, ठीक है, और 1991 के बाद। हालांकि आर्टिकल 1991 के बाद का है, लेकिन आपको थोड़ा पहले भी समझना होगा। ठीक है, देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक, इंडिपेंडेंस मिला। और 1947 से लेके 1991 के बीच में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लेकर, वो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट रही है, प्रोटेक्शनिस्ट रही है। ठीक है, उसका कारण भी बहुत कुछ था, क्योंकि हम लोग तुरंत आज़ाद हुए थे, है ना। तो हम चाहते नहीं थे कि फिर से इंडस्ट्रीज़ के नाम पर, जैसे कि अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ ट्रेड के नाम पर, बाद में उनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके थ्रू उन्होंने अपने सामान हमारे यहाँ बेचे, हमारा रॉ मटेरियल लिया, तो इसके नाम पर हम कभी भी जो है अब फिर से गुलाम बने। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी जो है टच मी नॉट एटीट्यूड रखा। तो हम लोगों ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी रखी। ठीक है, तो उसमें उसके तहत ये था कि जो भी सामान है हम खुद बनाएंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थी, कि हम लोग नेटिव प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करना किसी भी चीज़ का। उसके लिए हम लोग बेसिक इंडस्ट्रीज़ खुद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
फिर जो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि भैया ऐसा है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ पर स्टेट का कंट्रोल होगा। समझ में आ गया आपको? तो उसके लिए फिर लाइसेंस राज आया, लाइसेंस राज। इसमें ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को अगर प्राइवेट सेक्टर में ओपन होना है, एक तो पहली बात ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को स्टेट कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज़ में आना है तो वहाँ पे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये बात था। दूसरी बात, एक सर्टेन रेंज से बाहर, जैसे 20 करोड़ से ज़्यादा आपका नेटवर्थ नहीं हो सकता इंडस्ट्रीज़ का। अगर वो बड़ा होगा तो मोनोपोली के अंदर आएगा, उसके अंदर उसको रेगुलेशन किया गया था, उसके अंदर MRTP एक्ट था। ठीक, तो ये लाइसेंस राज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, MRTP एक्ट, प्रोटेक्शनिज्म, इन सब ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा धक्का दिया, मतलब बहुत इम्पीड किया। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रो ही नहीं कर पाया। तो 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रिलाई करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ना LPG रिफॉर्म्स लाया 1991 में। ठीक है, जिसे आप राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो LPG रिफॉर्म के अंदर लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, ग्लोबलाइज किया गया, इकोनॉमी को ओपन किया गया, लाइसेंसेस हटाए गए, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग को ओपन किया गया। ठीक है, और कंपटीशन को प्रमोट किया गया। ठीक, लेकिन तब भी इतना कुछ करने के बावजूद हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी जो है वो 54% के अप्रॉक्सीमेट है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 19% भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग अभी भी सर्विस सेक्टर से पीछे है। उसका क्या कारण है? इस एडिटोरियल में मुझे 2-3 पॉइंट ज़बरदस्त लगे भाई। ज़बरदस्त का मतलब ज़बरदस्त। ठीक है, एक पॉइंट तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा LPG रिफॉर्म हुआ, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत वेलकम रिफॉर्म था, इट वाज द नीड ऑफ द आवर, वो किया गया है ना, लेकिन तब भी बूस्ट नहीं कर पाया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इन्होंने कुछ बॉटलनेक्स की बात करी है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है, पावर शॉर्टेजेस रहते हैं, हमारे यहाँ देखिए पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा है। मतलब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये पोर्ट है, पोर्ट पे शिप गया, लोडिंग हुई और उसके बाद शिप चला गया, तो ये टर्न अराउंड टाइम है, ये बहुत ज़्यादा है सिंगापुर वगैरह के कंपैरिजन में। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने एकेडमिक रीजंस दिए हैं, इस आर्टिकल एडिटोरियल में ये इन्होंने एकेडमिक रीज़न दिया है। जो मुझे सबसे अच्छा इनका रीज़न लगा वो 2-3 कॉजेज़ लगे। ठीक है, जो मुझे मतलब मैं आपको कहूँगा कि आप इसको हमेशा याद रखें और अपने आंसर में डालें। इन्होंने एक कारण क्या बोला है कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक, और इसमें यहाँ पर GDP, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो GDP पर कैपिटा भी कम है, तो पर कैपिटा इनकम भी कम है। अगर हर आदमी की इनकम की बात करें तो वो काफ़ी कम है। इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्रीज में से आता है। ठीक है, अब नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, अब इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, देखो सबसे बड़ी बात समझो, पर कैपिटा इनकम कम है, पर इंडिया की जो इकोनॉमी साइज है, इकोनॉमी साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, इंडिया 5th लार्जेस्ट है, ये समझ लीजिए आप। तो इकोनॉमी का साइज बड़ा है पर कैपिटा इनकम कम है, हर आदमी की जो इनकम है वो कम है। इकोनॉमी में एक नियम होता है कि अगर पर कैपिटा इनकम कम हो तो हर आदमी का जो एक्सपेंडिचर का जो शेयर होता है वो फूड में ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरी पर मंथ की सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे खाने में जाएगा। खाने में इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो है नॉन निगोशिएबल एक्सपेंडिचर है। ऐसा थोड़ी ना आप खाना ही नहीं खाएंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, आपके लिए फूड चाहिए ही चाहिए, क्लोथिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये नॉन निगोशिएबल एक्सपेंडिचर है, ये मैंडेटरी है, ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। तो जब आपकी सैलरी ही कम है तो नॉन निगोशिएबल एक्सपेंडिचर आपको करना ही पड़ेगा।
तो आपकी सैलरी में फूड का शेयर ज़्यादा होगा। खाना तो 5,000 6,000 का पड़ेगा ही पड़ेगा, तो 60% आपका शेयर हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ होती है पर मंथ, तो उसमें आप मान लीजिए 8-9 हज़ार का भी खाना खा लिए तो कितना परसेंट होगा 1 लाख में सर जी? 4-5%, 6%। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो अगर आपकी सैलरी कम है तो आपका फूड का शेयर आपकी सैलरी में 60% है, 70% है। लेकिन अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो फूड का शेयर बहुत कम है। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर आप क्या करते हैं कि अदर चीज़ों की डिमांड को बढ़ाते हैं। अगर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी होगी तो खाना 5-6 हज़ार 10 हज़ार में हो जाएगा। उसके बाद हम कोई सामान खरीदेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि उस सामान का इंडस्ट्रीज ग्रो करेगा। हमारे यहाँ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पर कैपिटा इनकम कम होने के वजह से लोगों की एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा फूड में जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अदर इंडस्ट्रीज का डिमांड ही कम है। अदर इंडस्ट्रीज का डिमांड ही कम है। समझ रहे हो बात को? ये सबसे बड़ा कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ नहीं कर पाया है। अब आप बोलेंगे सर जी ऐसा तो नहीं है, सर्विस सेक्टर में भी ऐसा होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप कहोगे सर क्यों नहीं, आप भी मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपोर्ट करना शुरू करो। यस, वी आर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में भी बहुत कंपटीशन है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एग्जाम्पल एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। समझ में आ रहा है आपको? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुआ है। आप एशियन टाइगर्स की बात करें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, तो एक्सपोर्ट हो तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, उनका तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करके ही अपने आप को ग्रो किया है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन वी हैव अ ग्रेट कॉम्पिटिशन विद अदर प्लेयर्स। समझ में, चाइना से हमें कम्पीट करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कम्पीट करना पड़ेगा। जब चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रो कर रही थी तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। आज जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन चाइना और साउथ ईस्ट एशिया खुद है। तो हम वी आर लिविंग इन डिफरेंट सिनेरियोज, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। समझ में आ गया आपको कि नहीं? चलो हम एक्सपोर्ट में कंपटीशन झेल भी लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। देखिए एक्सपोर्ट कैसे होगा जब तक पोर्ट आपका मॉडर्नाइज नहीं होगा। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे पोर्ट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से हम जो है अपने डिफरेंट कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स जो हैं उनसे हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? यही इस पूरे एडिटोरियल में बताने की कोशिश की गई है। इन्होंने बोला है कि आपको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने पोर्ट्स के डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, मल्टी मॉडल मतलब लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं इन मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करा पाएंगे। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम एक और बात इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है सर जी हमारा लेबर का जो स्किल है ना उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा कि अक्सर टेक इंडस्ट्रीज में एक कंप्लेंट रहता है कि जो ग्रेजुएट पास होकर आ रहे हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है, वो एम्प्लॉय किए ही नहीं जा सकते, उनमें टेक्निकल ट्रेनिंग है ही नहीं। इवन IIT से जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है। तो इन्होंने बोला लेबर स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड की किसी भी रैंकिंग की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ लेबर का जो स्किल परसेंटेज है बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप मान लीजिए कि वर्ल्ड के अदर ऑर्गेनाइजेशन जो असेसमेंट करते हैं उन इंडेक्सेस को आप इग्नोर मार दें, तो भी एक प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि अगर उन इंडेक्सेस को हम इग्नोर भी मार देते हैं तो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगा, वो आएगा कि आपके अपने पर्सनल इंडेक्सेस हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ, प्रथम एक NGO है, वो एक इंडेक्स निकालता है। अब उस प्रथम इंडेक्स में भी इंडिया की लिटरेसी और जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं उसको कम बताया गया है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो इन्होंने कहा ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, लेबर को स्किल प्रोवाइड करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, तब जाकर हम ग्रोथ करेंगे। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाते पढ़ाते समझा दिया। इस पूरे एडिटोरियल में यही बात कही गई है और कुछ भी नहीं कहा गया है, आप देख लीजिए। इन्होंने कहा हमने 2019 में लाइसेंस परमिट राज को हटाया, उसके बावजूद अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो हमने 2022-23 में 1.3% ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में देखा है, जो कि लीस्ट ग्रोथ है एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से, मतलब उसके ग्रोथ से भी बहुत कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम स्टिल टेक ऑफ नहीं कर पाए, इंस्पाइट ऑफ कि 2014 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया पॉलिसी अपनाया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग पर एक पुश की ज़रूरत है। ठीक है, उस पुश को आप क्या कर सकते हैं,
उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पुश तो जरूरत है, हम कर भी सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा, दैट इज़ फूड लेड इकोनॉमी। फूड, हाउसिंग, हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, तो उस पर फूड का शेयर ज़्यादा होता है। तो हम अपने डोमेस्टिक डिमांड, चूँकि हमारे अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के कम है, तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट एक्सपोर्ट ऑल्सो हैज़ सर्टेन प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट इन द सेंस कि उनमें भी जो है काफ़ी दिक्कतें हैं सर, जो आपको समझना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हमको इसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको इसका नोट्स भी बता दिया है कि क्या क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लिख लेना आप लोग, जो मैंने बताया रिकॉर्ड, मतलब जब ये यूट्यूब चल रहा है तो उसको रोक के आराम से आप इसको लिख लेना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो कि what are the major impediments in manufacturing sector growth and how it is more compounded, in case of India. 250 words, 15 मार्क्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके, मतलब ये जो पूरा एडिटोरियल है, ये आपके जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टोरिज्म पेज ऑफ। अब ये मेरे को अच्छा लगा यार। ये क्यों अच्छा लगा? इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने सेंट्रल एशियन रीजन की अपनी अपनी पॉलिसीज़, अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात किया। सबसे अच्छा इस एडिटोरियल में ये बात है कि उन्होंने सेंट्रल एशियन रीजन के हर एक कंट्री को लेकर पकड़ा है कि तुर्कमेनिस्तान क्या चाहता है, कजाकिस्तान क्या चाहता है, ताजिकिस्तान क्या चाहता है, समझ में आ रहा है। वो इस एडिटोरियल का मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा। नॉर्मली इतना सारा इन्फॉर्मेशन किसी एक एडिटोरियल में नहीं रहता है, ठीक है। अभी एडिटोरियल की शुरुआत कैसे होती है मैं वो बताता हूँ आपको। इस एडिटोरियल की शुरुआत हुई है C+C5 समिट से। C+C5 समिट क्या हुआ है रिसेंटली, क्या हुआ कि चाइना प्लस C5 कंट्रीज़ का समिट हुआ। C5 मतलब होता है सेंट्रल एशियन में 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ है सेंट्रल एशियन रीजन में, ठीक। अच्छा, ये पाँचों कंट्रीज़ जो थे पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर के पार्ट थे। 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ, यूएसएसआर जो प्रेजेंट डे रशिया और उसके आसपास की पड़ोस की कंट्री जो है, जब इनका विखंडन हुआ गोर्बाचोव की पॉलिसी की वजह से, तो ये 5 जो सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट हुए। तो इनका जन्म जो है 1991 के बाद ही हुआ है, इंडिपेंडेंस का खास करके, तो इनका हुआ है। अब देखो इनका क्या है, देखो इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया है, ये ततियाना बेलोसोवा जो ऑथर है इनकी, उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया है जो मुझे को अच्छा टर्म लगा। इन्होंने टर्म लिखा है मल्टी वेक्टोरिज्म। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी वेक्टोरिज्म, समझ में आ रहा है। इन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब IR पर्सपेक्टिव। तो अब ये क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या कहा कि ये जो C+C5 कंट्रीज़ यानी कि चाइना प्लस सेंट्रल एशियन 5 जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जो समिट हुआ है, ये दिखाता है कि चाइना की कितनी घनिष्ठता बढ़ रही है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। और इसके कारण भी है क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन के पास फुल ऑफ रिसोर्सेस है। कजाकिस्तान के पास खुद यूरेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व है, पोटास है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह इन सेंट्रल एशियन रीजन में। तो दी सेंट्रल एशियन रीजन्स आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हर एक कंट्री, चाहे वो US हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, सब का इस पर बहुत मेजर स्टेक होल्डिंग है, समझ में आ रहा है आपको। और अफगानिस्तान का पॉलिटिक्स भी इससे काफ़ी डिपेंडेंट है। अब जरा ध्यान सुनने की कोशिश करो। अभी क्या हुआ है कि जब चाइना प्लस C5 यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन के जो 5 कंट्रीज इनका जो समिट हुआ, तो ऐसा मतलब कि ऐसा दिमाग में ऐसा सोचा जाने लगा, ये स्पेकुलेशन हुआ कि चाइना की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा मतलब
C5 से बढ़ रही है, सेंट्रल एशियन रीजन 5 कंट्री से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, पहले भी SCO था, SCO में भी संघाई 5 करके थे, उसमें भी चाइना और सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज़ थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाइना की दोस्ती बढ़ रही है। ये बात सही है कि चाइना और सेंट्रल एशियन रीजन का समिट पहली बार अभी हुआ है और हर 2-2 साल पर अब होगा, 2025 में दूसरा समिट कजाकिस्तान में होना है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप चाइना का इन सेंट्रल एशियन रीजन के साथ बढ़ रहा है, वो जियो पॉलिटिक्स भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये बात मानने वाली बात है। पर सेंट्रल एशियन रीजन केवल एक ऐसा रीजन है जो केवल चाइना से अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाया हुआ है, उसका रशिया के साथ भी अभी कुछ दिन पहले समिट हुआ था, उसका इंडिया के साथ भी समिट हुआ, उसका USA के साथ भी समिट हुआ है। तो वो किसी एक जगह पर पॉलिटिक्स नहीं अपना डिपेंडेंट किए हुए कि हम चाइना को नॉमिनल एंकर बना दें या फिर चाइना और रशियन एक्सिस में खिंच जाए। समझ में आ रहा है? इन्होंने अपना जो है ना मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपना रखा है कि भैया हमें सबसे एम्बिवेलेंस एंड सबसे दोस्ती बनाए रखनी है। समझ में आ रहा है आपको? ना ही ये बहुत ज़्यादा करीब रशिया के हैं, अब रशिया के करीब तो होंगे क्योंकि पहले फॉर्मर कंट्री हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रशिया जो बोलेगी वो मान लेंगे, वो अपनी सॉवरेनिटी को पूरे तरह से इंटैक्ट रखे हैं। खैर ये सारी बातें तो इसमें लिखा हुआ है। जो बात मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया लगी वो ये थी कि इनकी दोस्ती बहुत सारे कंट्री से, तो चाइना का इन्फ्लुएंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, समझ में आ रहा। सोवियत रिपब्लिक के साथ भी इनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। अभी अभी यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स मिकेल, वो भी विजिट किए थे, उनके साथ भी जो है इंटर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। समझ में आ रहा आपको कि नहीं? उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि हम भैया US के साथ भी रिलेशन बना रहे हैं, हम सब के साथ मतलब कि बराबर रिलेशन बना रहे हैं। जो मतलब की बात है वो यहाँ से शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे। यहाँ से इन्होंने क्या किया है, कंट्री वाइज बताया कि हर कंट्री सोच क्या रही है, और काफ़ी कुछ मेरे को इससे भी क्लियर हुआ। देखो इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के बारे में कहा है। तुर्कमेनिस्तान कहता है कि हम विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी बेस्ड ऑन गुड नेबरलीनेस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन विथ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये एकदम 100% करेक्ट है। आप जरा देखें, तुर्कमेनिस्तान किसी भी उल्टे पुल्टे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसे किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो। आप देख लेना है, SCO में तुर्कमेनिस्तान नहीं है। समझ में आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान किसी भी ऐसे रीजनल कोऑपरेशन का पार्ट नहीं बनता है जहां पर किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो। असभागत एग्रीमेंट में तुर्कमेनिस्तान है पर SCO में नहीं है, जबकि वो तो रीजनल कोऑपरेशन है। आप बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये बात एकदम सही है कि तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें न्यूट्रलिटी बहुत मैटर करता है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान क्या कह रहा है। उज्बेकिस्तान ये कहता है कि जो हमारी मेन प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी की है वो है रीजनल सिक्योरिटी। ये कह रहा है भाई टेररिज्म से हम बहुत परेशान हैं। काहे? क्योंकि ये जो उज्बेकिस्तान है, इट शेयर्स बाउंड्री विद दी अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान लेड टेररिज्म से बहुत परेशान है, तो हमें रीजनल सिक्योरिटी चाहिए। अगेन इनका जो नीड है वो अलग है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, किर्गिस्तान क्या कहता है? किर्गिस्तान कहता है कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है। कजाकिस्तान क्या कहता है? हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, हमारा रीजनल पावर है, हम रीजनल डोमिनेंस शो करना चाहते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मतलब की सोच है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इनके 5 जो कंट्रीज़ हैं, इनके डिफरेंट सोच है। लेकिन जो अंडरलाइन जो देखो, ताजिकिस्तान क्या कह रहा है? इधर देखो, ताजिकिस्तान ये कह रहा है ओपन डोर पॉलिसी है। ये कह रहा है पीस सीकिंग पॉलिसी हम अपनाएंगे, कंट्री रेडीनेस टू बिल्ड द फ्रेंडली रिलेशन विथ ऑल कंट्रीज। अगेन वही है, अगर हम इन 4-5 कंट्रीज का मेन चीज देखें कि ये 4-5 कंट्री चाहते क्या है, ये 4-5 कंट्री चाहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड प्रोस्पेरिटी विथ ऑल दी, और मल्टी वेक्टोरिज्म। ये नहीं चाहते कि हम चाइना के साथ मिल जाएं, रशिया के साथ मिल जाए, ये चाहते हैं चाइना के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन रहे, हमारा रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रहे, US के साथ भी रहे, इंडिया से। अब ये आप बोलेंगे सर ये तो फिर कार के बारे में हो गया, सेंट्रल एशियन रीजन के बारे में। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एक कंट्री का डोमिनेंस कार पे होता है तो इंडिया के लिए वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे इतना इनफ स्पेस ही नहीं रहेगा। अगर मल्टी वेक्टोरिज्म है तो
सेंट्रल एशियन रीजन के पास बहुत रिसोर्सेस हैं और इंडिया इससे बेनिफिट गेन कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो अगर ये मल्टी वेक्टोरिज्म पॉलिसी रहेगा तो इंडिया के लिए स्पेस है सेंट्रल एशियन रीजन में। अगर मल्टी वेक्टोरिज्म पॉलिसी नहीं रहेगा या किसी टिल्ट बेस्ड पॉलिसी रहेगा तो फिर इंडिया के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो इंडिया के लिए ये एडिटोरियल स्पेशली मल्टी वेक्टोरिज्म ऑफ द इंडिया ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? यही चीज़ इसमें बताने की आपको कोशिश की गई है। अच्छा, इन्होंने 2 कंट्री का नाम लिया है, मेरे को वो भी बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने 2 कंट्री का क्या नाम लिया? जॉर्जिया और मोल्दोवा का। जॉर्जिया एंड मोल्दोवा दोनों पार्ट थे अर्स्टवाइल यूएसएसआर के। ठीक है, अब जॉर्जिया मोल्दोवा दोनों चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लें और दोनों चाहते हैं कि वो नाटो ज्वाइन कर लें। उन्होंने तो गोल ही बना, जॉर्जिया ने तो गोल ही बना रखा 2030 तक हमको ज्वाइन कर लेना है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो अब उन्होंने बोला है कि सर जी ये ठीक गोल नहीं है इनका। साइटिंग सीइंग दी प्रॉक्सिमिटी विद दी रशिया, आपने अभी भी देखा ना यूक्रेन के साथ क्या चल रहा है इसी चीज़ को लेकर। अगर ये भी कहेंगे तो फिर ऐसे में क्या होगा, वर्ल्ड बहुत अनसर्टेन हो जाएगा और इट विल लीड टुवर्ड्स वॉरफेयर। तो जॉर्जिया और मोल्डोवा को भी चाहिए कि जैसे सेंट्रल एशियन रीजन की जो अपनी पॉलिसी है कि हम इक्वी डिस्टेंस बना के रखेंगे, वैसा ही इक्वी डिस्टेंस इनको भी बनाना चाहिए। यही ये पूरा का पूरा जो है आर्टिकल कहता है। समझ में आ रहा है? तो क्या इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे? ये जो एडिटोरियल है वो PSIR के जिनका ऑप्शनल है और जो GS पेपर 2 में जो IR का टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अब मेरे को इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस इंडिया सेंट्रल एशियन रीजन कंट्री relations, especially in context of geopolitics, geopolitics prevalent in this region। ठीक है, ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स। ठीक, अच्छा अभी क्या बोल रहे हैं ये? रेसलिंग है सर, अगेन ये कल आर्टिकल था। देखिए इसमें क्या है, मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी गड़बड़ी है इसमें। देखिए एक बीजेपी के लॉ मेकर है, MP हैं, उनका नाम है आपका मिस्टर सिंह। इनका मतलब ये जो है इनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह। समझ में आ रहा है? यूपी से ही आते हैं ये MP। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थे उनके WFI उनके प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं, इन पर ये एलिगेशन लगा हुआ है कि इन्होंने एक फीमेल रेसलर के साथ जो कि टीन एज की थी, जो मतलब माइनर थी, उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। समझ में आ गया? अब ये एलिगेशन है, इसमें क्या सच्चाई है क्या बुराई है मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, इसमें कुछ पता नहीं, इट इज़ अंडर रिव्यू और सब जुडिस मैटर है ये। समझ में आ गया? FIR लिखा माइनर ने है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली पुलिस का वो रिस्पॉन्स नहीं है जो कि होना चाहिए। ठीक है, अग्री, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो हमें नहीं मालूम। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि माइनर के सेक्सुअल अब्यूज़ के लेकर जितने भी फीमेल रेसलर थे सभी के सभी क्या हुए, सभी के सभी प्रोटेस्ट करने लगे दिल्ली में। उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो कि मतलब कि आपको इंटरनेशनल मेडल विनर थे, है ना? आप देख सकते हैं उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की भी कोशिश की गई। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो रूलिंग पार्टी जहाँ बीजेपी की तरफ से इन लॉ मेकर पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एटलीस्ट इनको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था, या कुछ दिनों के लिए इनको जो है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन में था तो ये भी गए हुए थे, तो इनको रोकना चाहिए था, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था, या कुछ दिन के लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए था, या कोई भी एक्शन लेना चाहिए था।
अभी तक वो एक्शन नहीं लिया गया है, समझ में आ रहा है। और तो फिर इसमें क्या हुआ है कि अभी बीजेपी या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा है, हम एक कमेटी सेटअप किए हैं, वो क्या करेगी, इस पूरे मैटर को देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ दिनों के लिए ब्रिजभूषण साहब को जो है सस्पेंड करना चाहिए था, या कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए था ताकि प्रोटेस्ट दब सके। अगर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप मतलब कि कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आपके आ जाता है, समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये उनके साथ हो रहा है जो इंडिया के नाम को रोशन करते हैं, समझ में आ रहा है। इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रहेगी, दे आर जीरो टॉलरेंट टुवर्ड्स सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो वो एक थोड़ा गड़बड़ एस्पेक्ट यहाँ नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब इस आर्टिकल में ये था कि जो एमपी थे उनको, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, या सस्पेंड करते या फिर थोड़े दिन के लिए रोकते उनको, है ना। लेकिन वो भाई साहब प्रोटेस्ट चल रहा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन चल रहा है, उसमें वो एमपी मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन एमपी ने कुछ ऐसा किया है, हम बस आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप पे एलिगेशन भी है तो उस एलिगेशन के बेसिस पर कुछ दिनों के लिए आपको उन पे कोई भी एक्शन ले लेते, सस्पेंड कर देते, कुछ भी कर देते, और बाद में फिर देखा जाता अगर जो रिजल्ट आता उसके हिसाब से किया जाता। अगर वो क्लीन चिट होते तो फिर आराम से उनको रीइम्पोज कर दिया जा सकता था, पर दैट हैज़ नॉट बीन हैपेंड और नो एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिम। समझ में आ गया? ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके बाद है जुडिशियल पैनल टू प्रो मणिपुर वायलेंस। देखो इसमें क्या है ना, कुकी एक ट्राइब है, ठीक है, और मैती एक ट्राइब है, ठीक। मैती जो है मणिपुर के वैली में रहते हैं और कुकी जो होते हैं वो हिल में रहते हैं, ठीक है। हिल वाले लोग मैतीज को समझते हैं, यानी कुकीज मैतीज को समझते हैं कि दे आर आउटसाइडर, दे कम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर डाइल्यूटिंग आवर कल्चर। मैतीज कहते हैं कि भैया हम तो यहीं क्या है। तो अक्सर ये कुकी मैतीज या फिर हिल पीपल वर्सेस मैतीज चलता रहता है मणिपुर में। तो अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर वायलेंस हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त वाला, भयंकर वाला, आपने देखा होगा मणिपुर में। तो उसी पर हमारे अमित शाह अभी 4 दिन के दौरे पे गए हुए हैं मणिपुर में, हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिसको SOO कहते हैं, समझ में आ रहा है, 2008 में साइन किया था। ये देखिए 2008 में इन्होंने जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। उसके तहत इन्होंने कहा था कि हम कभी आम नहीं उठाएंगे, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया था। अभी यही लोग कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ 2008 एग्रीमेंट है और इसके अगेंस्ट स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। ये बात हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अच्छा, हु शुड ओन द वर्ल्ड लिथियम। अब देखो मैं इसमें इतना नहीं जाऊँगा, मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्या मामला है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पेज में जाता हूँ, ऐसे, हाँ एक मिनट, ये सही रहेगा, थोड़ा डार्क बड़ा है। देखो क्या है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व मिला है। देखिए ये लिथियम के पत्थर है जो जम्मू कश्मीर में मिला है हमको, ठीक है। अब आप बोलेंगे लिथियम मिल गया तो आप क्या कर रहे हैं, कितना खुश क्यों लग रहे हैं सर। लिथियम सर जी जो है वो हमारे जैसे जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है, लिथियम बैटरीज बनाने में मदद होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो बैटरी कार्स या बैटरी व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसमें ये लिथियम बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करेगा। इंडिया अब तक जो है करीब 450 मतलब 928 मिलियन का तो लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करता है। अब चूँकि जम्मू कश्मीर में लिथियम का वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व मिला है, तो अब हमारे जो लिथियम बैटरी का जो इंपोर्ट है वो कम हो सकता है, समझ में आ गया। तो हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, हमें पैसा कम देना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है जो हमारे लिए मिला है। इट्स अ कमेंडेबल थिंग डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट और द एक्सकेवेशन टीम। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसके माइनिंग से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी माइनिंग कैसे करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे अक्सर ये देखने को मिला है कि जहाँ जहाँ पर कोल और अदर रिजर्व मिलते हैं वो एरिया बहुत गरीब होता है, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं, उस एरिया को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं और निकल लेते हैं। लोकल कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है।
तो इन्होंने ये बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट देना चाहिए, इन्वायरमेंट को लीस्ट पोल्यूट करना चाहिए। हमने देखा कि अच्छा दूसरी कंट्री में जहाँ पर लिथियम के रिजर्व है वहाँ क्या हो रहा है, तो इन्होंने 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिए हैं, जो चिली और बोलीविया का। इन्होंने बोला है कि चिली में जो है वहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी को देती थी कि भैया आप जो है लिथियम माइनिंग करिए, ठीक, लेकिन अब जाकर जो है चिली की गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, हम इसे हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट माइनिंग करेंगे, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें इन्होंने ये कहा है कि लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी ये पैसा वगैरह डालते हैं। तो एक मॉडल चिली का है जो चेंज हो गया है, पहले कम्प्लीटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा था, प्राइवेट माइनिंग कर रहे थे, 2 कंपनीज थी जो माइनिंग करती थी, लेकिन अब धीमे धीमे उसे क्या कर रहे हैं, उसे गवर्नमेंट स्टेट के अंदर रख रहे हैं। अच्छा, जो बोलीविया का प्लान होता है, बोलीविया कम्प्लीटली जो है लिथियम को स्टेट की मोनोपोली रखता है, स्टेट की मोनोपोली रखे हुए है, ठीक है। उसमें कहता है कि भाई स्टेट ही करेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जितना प्रोडक्शन करना चाहिए। देखिए, अगर सब कुछ स्टेट करेगा तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है, तो प्राइवेट पार्टी यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पे ये काम करना चाहिए। हालांकि भारत में ये नियम है, या सुप्रीम कोर्ट का 2013 का वर्डिक्ट भी है कि जिस ज़मीन पर किसी प्राइवेट पार्टी का ओनरशिप होता है, उसके ज़मीन के अंदर कुछ भी मिलेगा वो भी प्राइवेट पार्टी का होता है। हालांकि कुछ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पर सरकार अपना कंट्रोल कर सकती है। लिथियम भी एक तरह का स्ट्रैटेजिक मिनरल है, तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर लिथियम की माइनिंग होती है तो हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइनिंग भी होती रहनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकल कम्युनिटी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। यही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश किया गया, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सेक्शन में मुझे बताइएगा कि लिथियम ट्रायंगल करके एक वर्ड है, वो 3 कंट्रीज़ को मिला कर बनाया जाता है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेपाल साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अब इंडिया नेपाल ने जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट का पैक्ट साइन किया है। अब इसमें 2-3 बातें जो मुझे बहुत सही लगा, जैसे कि इन्होंने क्या किया, पावर पैक्ट एग्रीमेंट किया है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ इन्होंने किया है। अब ये आपको लिखना होगा, प्रॉपर इसके नोट्स बनाने होंगे आपको, समझ में आ रहा है। जैसे कि इंडिया नेपाल ने पावर ट्रेड ट्रांसमिशन एग्रीमेंट साइन किया है, समझ में आ रहा है, समझ में, ये ध्यान देखिए। इसमें लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है दोनों कंट्रीज़ ने, जो अभी इस बार जब ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए थे, उन्हीं में दोनों में जो है वो पावर ट्रेड एग्रीमेंट दोनों की कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है। इसके तहत ये कहा गया है कि 10 गीगावाट या 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जो है नेपाल एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को। आप बोलोगे नेपाल एक्सपोर्ट करेगी, नेपाल इज़ हिमालयन कंट्री, उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये एग्रीमेंट के तहत इंडिया जो है उसे लेगी, उसे इंपोर्ट करेगी। इसके अलावा न्यू पाइपलाइन की कॉन्सेप्ट भी रखा गया है, समझ में आ रहा है आपको, ये सिलीगुड़ी से लेकर झापा के बीच में होगा, ईस्टर्न नेपाल में, ठीक है। तो ये दूसरी बात जो इन्होंने कही गई है। तीसरी बात है कि माओ साइन किया गया है NHPC और VUCL के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन किया गया है। तो भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अलावा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात की गई है। देखिए अब ये 2 कंट्रीज़ जो हैं सेम, इंडिया और नेपाल, ये दोनों एग्रीमेंट साइन किए, ठीक, यहाँ पे दोनों के बीच में गुडविल क्रिएट किया गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसी के बाद एक अगला आर्टिकल, उसी के जस्ट बाद देखिए क्या है। इन्होंने कहा है कि म्यूरल्स ऑफ अखंड भारत इन पार्लियामेंट स्टेट्स ऑफ रो इन नेपाल। अब एक तरफ आपका दोनों कंट्री के बीच में पावर ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, दोनों इंडिया नेपाल के बीच में टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं पर आपका देखिए क्या है, अभी क्या हुआ है, कंट्रोवर्सी क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये मैप बनाया गया अखंड भारत का, ऐसा माना जा रहा है ये अखंड भारत का। इसमें देखिए पाकिस्तान भी दिखाया गया है, बांग्लादेश भी दिखाया गया है, लुम्बिनी दिखा दिया इन्होंने, ये देखिए लुम्बिनी दिखा दिया इन्होंने। लुम्बिनी नेपाल में है, ये माना जाता है कि इट्स बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो लुम्बिनी नेपाल में इन्होंने दिखा दिया। अब इस बात को लेकर जो है नेपालीज जो है गुस्सा गए। उन्होंने नेपाल के कई सारे ऐसे जो वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कहा, मंत्री और जो लोकल अपोजिशन लीडर वगैरह थे, उन्होंने कहा कि ये गलत है। नेपाल में इंडिया को लेकर ऑलरेडी अप्रीहेंशंस बहुत ज़्यादा हैं उनके नेबरहुड में। इंडिया को चाहिए कि ट्रस्ट
ट्रस्ट बिल्ड करे, ठीक है। इस टाइप के अखंड भारत के मैप जो होंगे वो इंडिया और नेबरहुड के बीच में जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ही क्रिएट करेगा, समझ में आ रहा है। तो अब एक तरफ आप पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें और दूसरी तरफ जो है इंडिया नेपाल में म्यूरल पेंटिंग्स को लेकर जो पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश किया गया है उसको लेकर बवाल चल रहा है। तो ये कैसे चलेगा सर, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान देखना चाहिए, ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस, समझ में आ रहा है, ये चीज़ है, ठीक। So this is all for today. We have discussed so many editorials and at the same time so many important news जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ थे पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगता है मैं वही लेता हूँ जो विद इन 45 मिनट्स के स्पैन में कंप्लीट किया जा सकता है। और भी हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम, और भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रोफाउंड आईएएस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीएनए का जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आंसर्स भेज सकते हैं। दैट विल बी पीयर रिव्यूड, बहुत सारे लोग हैं जो पीयर रिव्यू कर देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।